थाने पहुंचकर इसने दोनों माँ बेटी को अपने कमरे में तलब किया, जिन्होंने हालात के आगे मुकम्मल हथियार डालकर खुद को तकदीर और हालात के रहमो करम पर छोड़ रखा था। मैंने तुम्हारा पैगाम शाह साहब तक पहुंचा दिया है, जिनके हुक्म पर तुम्हें इनकी हवेली ले जा रहा हूं। तुम्हारे मुतालिक बड़े सख्त अहकामात हैं। फिलहाल तुम्हारा 3 दिन का तफ्तीशी रिमांड है। शाह साहब ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी गिनती थाने में डालूं, लेकिन तुम इनकी हवेली में रहो, क्योंकि फौरन तुम्हारी जमानत नहीं हो सकती। 3 रोज बाद ही कुछ करेंगे तुम्हारे लिए। एक बात का ख्याल रखना, अगर रात वाले वाकयात का इशारा भी कभी जिक्र किया तो सारी जिंदगी के लिए जेल में सड़ती रहोगी, खबरदार। उन्हें यह भी बताना कि इनका नाम लेने के बाद हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मेरी बात समझ गई ना? इसने माँ बेटी को समझाते हुए कहा। मौला तुम्हें खुश रखे चौधरी साहब, आपने किया क्या है ये तो हमारा फर्ज है। कभी डेरे पर आए तो आपकी जी भर कर खिदमत करेंगे। मैं तो आपका मुंह मोतियों से भर दूंगी चौधरी साहब। बस खुदा के लिए किसी तरह हमारी जान इस केस से छुड़ा दें। इस मुँह नज़ीरे पर ही सारा अताब डाल दें। इनायत भाई ने मिन्नत समाजत करते हुए कहा। वाकई उसे रात के सलूक पर कोई पशेमानी नहीं थी। पुलिस से वो एक तवाइफ होने के नाते इससे ज़्यादा अच्छे सलूक की तवक्का भी नहीं रख सकती थी। ये तो चौधरी साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने खुद ही मौज मेला किया। अगर कोई और थाना होता तो शायद वो सुबह होने तक अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल भी न रह जाती। और अब फजल शाह उनकी मदद को आ गया था। और इसने किया क्या था? इसके लिए तो यही बहुत कुछ था, जान बची सो लाखों पाए। थोड़ी देर बाद थानेदार उन दोनों को फजल शाह की गाड़ी में बिठाकर उनके साथ ही फजल शाह के गांव से बाहर वाली हवेली पर आ गया था, जहां हनीफ खान ने उनका इस्तकबाल किया। अब ज़हरा बाई को समझ आ गई कि दरअसल हनीफ खान की सिफारिश से उन्हें रिहाई नसीब हुई है। क्या हाल है इनायत भाई? सुना है आजकल बड़ी दावतें आ रही हैं तुम्हें। भाई हमने तो अपने यार का हुक्म पूरा किया है। फजल शाह के 3 फिक्रों ने इनायत भाई को सारी कहानी समझा दी थी। उसे समझ आ गई थी कि दरअसल उसे पलवाल के मुजरे की साई पकड़ने की सदा मिली है। शाह जी हम आपके ताबेदार हैं, नौकर हैं आपके शाह जी। ये कहते हुए इनायती ने आगे बढ़कर फजल शाह के घुटने पकड़ लिए। खैर है, कुछ नहीं होता। हनीफ खान हमारा यार है, इसने कहा था कि तुम्हें थाने में नहीं रहना चाहिए, सो हमने ये कर दिया। 3 दिन हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करेंगे। मजबूरी है, कानून का मामला है और एसपी हाथ धोकर पीछे पड़ा है। किसी वक्त भी थाने पर रेड हो सकता है। मैं ज़रा काम से जाता हूँ, शाम को इकट्ठे खाना खाएंगे। उसने हनीफ खान की तरफ देख कर आंख दबाई। हनीफ खान बेशर्मों की तरह दांत निकालने लगा। उसे समझ आ गई थी कि फजल शाह ने उसे अकेला क्यों छोड़ा है। थानेदार भी उसके साथ वापस लौट गया था। पर्चा कच्चा काटा है ना? फजल शाह ने जाते जाते कहा। सरकार के हुक्म की तामील की है। चौधरी ने दांत निकाले। वेल डन चौधरी, अब पता लगेगा सरदार रशीद को कि हम उससे बड़े ड्रामेबाज हैं। आया था हमें बेवकूफ़ बनाने, सिखों की औलाद। भला कभी सिखों को भी अकल आई है? फजल शाह ने कहा और दूसरी तरफ घूम गए। हवेली में एक अलहदा ब्लॉक उनके लिए मुख्तस कर दिया गया था, जहां तमाम जदीद सहूलतें मौजूद थीं। इनायत बाई तो आराम करने अपने कमरे में चली गई थी। उसने जानबूझकर बेटी को हनीफ खान के पास छोड़ दिया था, ताकि वो हनीफ खान का शुक्रिया अदा कर सके, जिसने इस नाजुक मौके पर उनकी जान बचाई थी। और ज़हरा बाई ने अपनी माँ के वाहन से जाते ही हनीफ खान का अच्छी तरह शुक्रिया अदा कर दिया। हनीफ खान खुद को शहजादा गुलफाम समझने लगा था, जिसने बेचारी खूबसूरत शहजादी को ख़तरनाक जिन्नात के चुंगल से निजात दिलाई थी। ASI मोहम्मद दीन ने जब चौधरी निज़ामत को थाने में आते देखा तो उसका माथा ठनका था। पहले तो इसने यही सोचा कि ऐन मुमकिन है वो किसी ज़ाती काम से आया हो, लेकिन ज़ाती काम से आने के लिए उसे अपने साथ अपने थाने की गार्ड लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर उसे खुद ही अपने सवाल का जवाब भी मिल गया जब इंचार्ज खान साहब ने उसे कहा कि 2-3 जवान तैयार कर दें, बाजार में छापा मारना है। मोहम्मद दीन तो ये इतला मिलने पर कि वो लोग इनायत भाई को गिरफ्तार करने जा रहे हैं चौंक पड़ा और वहाँ से बहाना करके खिसक गया था। वो अपने बिजनेस पार्टनर के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। उसने अपनी दानिश में बड़ी मेहनत से सारा मंसूबा तैयार किया था और जैसे आलमदाद ने कहा था वैसे ही किया, लेकिन इसकी बदकिस्मती के मुकाबला भी जोर वालों से था। चौधरी निज़ामत अपने हमकारों में अपने अकड़पन की वजह से बड़ी शोहरत रखता था। किसी को इसके मुंह लगने की हिम्मत नहीं होती थी। मोहम्मद दीन से और तो कुछ न बन सका। उसने फ़ौरन ही आलमदाद को फ़ोन करके इस हादसे की खबर कर दी थी। आलमदाद ने इसका फ़ोन सरदार रशीद और सरदार मुरीद की मौजूदगी में सुना था
क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? सरदार रशीद ने इससे पूछा। सरदार साहब, दुश्मन हमसे ज्यादा होशियार निकला। रियासत शाह ने इनायत भाई और इसकी बेटी को किसी औरत के अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया है, और ये बात तो मैं भी समझ सकता हूँ कि इसने कम से कम 3 दिन के लिए उसे पुलिस हिरासत में रखने का मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा होगा। आलमदाद ने सरदार रशीद से आंखें मिलाए बगैर बात की। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारा तो सारा मंसूबा धरे का धरा रह गया। सरदार मुरीद ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था आलमदाद के हाथ पक्का डालना, लेकिन तुमने। सरदार रशीद दांत पीसने लगा। भाईजान, आलमदाद ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ये तो बस तकदीर ने ही हमें हार दे दी। सरदार मुरीद ने आलमदाद की वकालत की। छोड़ो यार, ये हर बात तकदीर के खाते में न डाल दिया करो। गाड़ी निकालो और शहर चलो, हमें फौरन आसिफ से मिलना है, सरदार रशीद ने कहा। थोड़ी देर बाद वो तीनों अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ शहर की तरफ जा रहे थे, जहां सरदार रशीद का एक भांजा हाल ही में ASP बनकर आया था। बेटा, मामला इज्जत का बन गया है। दोनों औरतों को रिहा होना चाहिए और तुम्हारे भाई की मंगनी में उनका मुजरा भी जरूर होना चाहिए। सारी बात अपने ASP भांजे को समझाने के बाद उसने कहा। देखता हूँ अंकल, भांजे ने बददिली से कहा। थोड़ी देर बाद वो मकामी थाने में राब्ता कायम कर चुका था, जहां से उसे इतला मिली थी कि दोनों औरतें रिहा हो गई हैं। वो तो रिहा हो गई हैं अंकल, उनकी जमानत हो गई है। उसने कागज पर कुछ नोट करने के बाद अपने मामू से कहा। किसने करवाई जमानत? इस मर्तबा आलमदाद ने बेचैनी से दरियाफ्त किया था। किसी फजल शाह ने करवाई है। ASP ने अपने सामने रखे कागज पर नजरें दौड़ाते हुए जवाब दिया। फजल शाह हमसे बड़ा ड्रामेबाज निकला सरदार साहब। खैर कोई बात नहीं, देख लूंगा इसे। कभी दादे की कभी बाबे की। एक मर्तबा मेरी दाढ़ तले आ गया तो पीस कर न रख दिया तो आलमदाद न कहना मुझे। आलमदाद ने गुस्से से खोलते हुए कहा। कमाल है, ऐसा मक्कार आदमी खुद ही गिरफ्तार करवाया और खुद ही रिहा भी करवा लिया। खैर कब तक रखेगा इकट्ठे बाप बेटे को? एक मंसूबा है मेरे जहन में। इसने सरदार रशीद के कुछ कहने से पहले ही अगली बात कह दी। फिल वक्त तो इसने हमें नीचा दिखाया है आलमदाद, बात की देखते रहिए। खैर अब हिम्मत हारने वाली कोई भी बात नहीं, अभी तो खेल का आगाज हुआ है। तीनों उठकर गांव की तरफ वापस लौट गए। 3 दिन और रातें हनीफ खान उनके साथ रहा। फजल शाह ने अगले ही रोज नत्थू खान को गांव वापस भेज दिया था ताकि वहां जलसे जुलूसों का बंदोबस्त करे। वो नहीं चाहता था कि उसे अपने बेटे के करतूत का इल्म हो। 3 दिन और रातें हनीफ खान ने खूब गुलछड़े उड़ाए थे। इस दरमियान इनायत भाई के लिए हैरान कुन बात यह थी कि नज़ीरा वहां नहीं आया था। खुदा जाने वो कहाँ मर गया था। आखिर तीसरे रोज इसने फजल शाह से पूछ लिया था। छोटी जात का था, कमीना निकला, खैर बचकर कहाँ जाएगा। फजल शाह ने मुख्तसर सी बात कर दी थी। इनायत भाई ने मजीद कुछ पूछना मुनासिब ही न समझा। इसके लिए ये इतला काफ़ी थी कि नज़ीर मोची के सर से फजल शाह का वस्ते शफकत उठ गया है। अब इसके पास नज़ीरे को अपने घर से धक्के देकर निकालने का जवाब पैदा हो गया था। तीसरे दिन उसकी नामो नहा जमानत भी हो गई और दोनों माँ बेटी रिहा होकर घर आ गई। फजल शाह ने अपनी गाड़ी और ड्राइवर उन्हें छोड़ने के लिए साथ कर दिया था। इसने दमे रुखसत इनायत भाई को अलग से ले जाकर समझा दिया था कि इनकी मर्जी के बगैर या इनके दुश्मनों की बातों में आकर अगर इसने आइंदा कोई गलत हरकत की तो वो माँ बेटी को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवा देगा और कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हें धंधा करने से नहीं रोकता इनायत भाई, लेकिन तुम नहीं जानती कि तुम्हें एक ख़तरनाक काम के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें की गई थी। बज़ाहिर तुम भी समझ रही थी कि तुम पलवाल में मुजरा करने जा रही हो, लेकिन दरअसल तुम्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा कम अज़ कम फजल शाह की ज़िंदगी में नहीं हो सकता। इनायत भाई ने नज़ीर मोची की गैर मौजूदगी में सारा बोझ इसके सर पर फेंकने का फैसला कर लिया था। शाह जी मौला तुम्हें सलामत रखे, इसमें हमारा क्या कसूर। मैंने तो ख़ास तौर पर नज़ीर गरकी पढ़ने से पूछा था कि हम पलवाल चले जाएं, कहीं आप नाराज़ तो नहीं होंगे। उस खाना ख़राब ने मुझे गुमराह किया और कहा इस पर भला आपको क्या एतराज़ हो सकता है, वरना मेरी क्या मजाल थी शाह जी कि आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकूं। कुछ तो सोचिए, क्या आप मुझसे ऐसी तवक्का रखते हैं? खुदा न करे शाह जी कभी ऐसा दिन आए कि मैं आपके हुक्म से सरताबी करूं, इससे पहले मुझे मौत ना आ जाए। इनायत भाई ने तस्वे बहाते हुए अपनी सफाई पेश की। हाँ तो इसका मतलब है ये सारा किया धरा इस आस्तीन के सांप का है, फजल शाह ने दांत पीसते हुए कहा। और क्या शाह जी, मुझे तो यूँ लगता है जैसे वो मुआ अंदर खाने आपके दुश्मनों से मिला हुआ था और इसने जानबूझकर ये काम करवाया था।
इनायत भाई ने मजीद तेल जलती पर फेंका। इसकी तो शदीद ख्वाहिश थी कि फजल शाह नज़ीरे को मरवा ही दे। इस तरह कम से कम नज़ीरे की मौत के साथ इसके बहुत से जराइम का गवाह तो ख़त्म हो जाता है। नज़ीरा ही तो आए रोज़ उसे एहसास दिलाता रहता था कि वो भी इसके जुर्म में बराबर की हिस्सेदार है। तुम इसको भूल जाओ इनायत भाई, वो हमसे बचकर कहाँ जाएगा। अब हनीफ खान को सवाले रखा। हनीफ खान को हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए जब तक कि हम न चाहें। इसकी हर ज़रूरत पूरी करना, पैसों की कोई फिक्र न किया करो। हमें दौलत से बहुत मोहब्बत है लेकिन हमने उसे अपनी इज्जत पर कभी तरजीह नहीं दी। फजल शाह ने कहा, शाह जी आपने बांदी पर बहुत एहसान किए हैं, आपके हर हुक्म की तामील होगी, मैं उसे बांध कर रखूँगी। बचकर नहीं जाएगा, हमसे बचकर जाएगा भी कहाँ। उसने बड़े तयक्कुन से कहा, ठीक है अब तुम जाओ, ये रकम रख लो, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता। ये कहते हुए उसने बड़े नोटों की 3 गड्डियाँ उसकी तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया शाह जी, मौला आपको आबाद रखे। इनायत भाई ने नदिये बच्चों की तरह नोटों पर झपटते हुए कहा। फजल शाह का ड्राइवर उन्हें घर के बाहर उतार रहा था जब ASI मोहम्मद दीन को ये इतला वहाँ ड्यूटी पर मौजूद इसके खास सिपाही ने पहुँचाई। चौधरी साहब आ गई हैं वापस, और वो भी साथ है वही लंबा तड़ंगा सा घरी मूछों वाला नौजवान जिसके मुतल्लिक आपने बताया था। ठीक है शाबाश, तुम जाओ और इसके घर के सामने ही टहलते रहना, समझ गए ना। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उसने सिपाही को वापस भेज दिया। मोहम्मद दीन को इस इतला का इंतजार था। दूसरे ही लम्हे वो थाने से बाहर था जहाँ से एक PCO पर उसने आलमदाद का नंबर मिलाया और उसे अपने ताज़ा कारनामे की खबर दी। हाँ तो ये बात है, शाबाश मोहम्मद दीन, शुक्रिया यार, तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इसने फ़ोन बंद कर दिया और अब वो सीधा सरदार रशीद की हवेली की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो सरदार रशीद के साथ अगले प्लान पर बातचीत कर रहा था। आलमदाद यार, अब मुझ में ज़रा जलालत बर्दाश्त करने का हौसला नहीं, ज़रा संभल कर कदम उठाना। मेरा मतलब है सोच समझ कर, कहीं फिर बाजी उल्टी न पड़ जाए। सरदार रशीद ने इंदिया जाहिर किया। सरदार साहब, ये तुर्क चाल है, आखिरी चाल जो कि उल्टी नहीं पड़ती। मेरा नाम भी हवालदार आलमदाद है, बस ये समझिए कि बारूद पर तीली फेंकने जा रहा हूँ। अब मैं देखूंगा कि रियासत शाह कौन सा पत्ता फेंकता है। उसने अपने आप को समझ क्या रखा है, पुलिस की धौंध से हर काम नहीं चला करते सरदार साहब। आलमदाद ने बड़ी तयक्कुन से कहा, ठीक है, गो अहेड। सरदार रशीद ने सिग्नल दे दिया। थोड़ी देर बाद ही सरदार मुरीद और आलमदाद जीप पर नत्थू खान के गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जाने से पहले इस बात की तस्दीक कर ली थी कि नत्थू खान घर ही पर मौजूद है। वो आज सुबह ही शाहपुर से वापस लौटा था। एक मरतबा फिर सरदार मुरीद और आलमदाद की आमद की खबर ने नत्थू खान को परेशान कर दिया था। वो घर आए मेहमान को धक्के देकर निकालने से तो रहा, लेकिन इन लोगों की आमद भी उसके लिए कोई नेक शगुन नहीं था। खुदा जाने इस मरतबा वो लोग क्या खेल खेलने आ रहे थे। पहली मरतबा तो वो बाप और बेटे में इख्तलाफात के बीच होकर वापस लौटे थे। बादल नखास्ता नत्थू खान ने उनको खुशामदीद कहा था। नत्थू खान, मैंने तुम्हें उस रोज़ भी कहा था कि सियासत अपनी जगह और हमारे ताल्लुकात अपनी जगह। तुम हमें वोट न दो, तुम्हारी बरादरी हमें वोट न दे। सरदार साहब इलेक्शन हार जाए, हमारे लिए ये सदमात तो काबिल कबूल हैं, लेकिन तुम्हारी वाहिद औलाद नरीना को महज अपनी गिरफ्त में रखने के लिए रियासत शाह और फजल शाह जो घिनौना खेल तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, वो तुम्हारी वाहिद औलाद, तुम्हारे बेटे और हमारे इलाके के सूरमे हनीफ खान को तबाह करके रख देगी। आलमदाद, होश के नाखुन लोग क्या ऊंची हरकतों पर उतर आए हो। नत्थू खान ने तेजी से इसकी बात काटते हुए कहा। अपने बेटे की तबाही के जिक्र पर उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर हाथ डाल लिया है। मैं कौल का मर्द हूँ नत्थू खान, अगर अपनी बात सच्ची साबित न करूँ तो सारी बरादरी के सामने मेरी मूछें कटवा देना। आलमदाद ने उसे मजीद तैश दिलाया। तुम कहना क्या चाहते हो आलमदाद भाई? इस मरतबा नत्थू खान का साला उससे मुखातिब हुआ। नज़र मोहम्मद नत्थू खान है, सीधा सादा बंदा। उसने बदमाशी की है मर्दों की तरह, लेकिन उसका वास्ता बड़े मक्कार लोगों से पड़ गया है जिन्होंने हनीफ खान को नशे और औरत की चाट लगा दी है ताकि सारी ज़िंदगी के लिए वो इन्हीं का मोहताज होकर रह जाए। वो तवाइफ जिसे हमारे यहाँ मुजरा करना था, फजल शाह ने उसे अपनी मुट्ठी में लेकर हनीफ खान से चिपका दिया है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके के शेर जवान का बदन खोखला कर रही है। अभी वो शराब के नशे पर लगा है, जिसके बाद ये लोग उसे हिरोइन का नशा लगा देंगे और फिर सारी जिंदगी के लिए वो फजल शाह की चौकट से लगा रहेगा। आलमदाद की बात सुनकर नत्थू खान का चेहरा शिद्दत गज़ब से सुर्ख होने लगा। उसका जी चाहता था कि आलमदाद की जुबान काट दे, लेकिन
उसके साले नज़र मोहम्मद ने बड़ी दुनिया देखी थी। वो रियासत शाह के बाप दादा को जानता था, उनसे कुछ बैद नहीं था। ऐन मुमकिन था कि आलमदाद सच कह रहा हो। नज़र मोहम्मद जानता था कि नत्थू खान सीधा सादा बदमाश है और उसके सर में दिमाग नाम की कोई शय मौजूद नहीं। इससे पहले कि नत्थू खान तैश में आकर सूरत हाल बिगाड़ता, नज़र मोहम्मद ने सूरत हाल को संभाल लिया। आलमदाद भाई, हम तेरे शुक्रगुजार होंगे अगर तू हमें इसका सबूत दे दे। दूसरी सूरत में हम यही समझेंगे कि तुम लोग नत्थू खान के साथ कोई ख़तरनाक खेल खेलना चाहते हो। उसने कहा। नज़र मोहम्मद, यही बेहतरीन मौका है इससे पहले कि सबूत मेरे हाथ से निकल जाए। नत्थू खान और 2-3 मुअज़्ज़िज़ीन के साथ तुम मेरे साथ फ़ौरन चलो। ऐन मुमकिन है कि अगर फजल शाह को खबर लग गई तो वो खेल का पांसा ही न पलट दे, आलमदाद ने कहा। आलमदाद, एक बात याद रखना, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो हमारी बुरादरी का बच्चा बच्चा कट जाएगा, लेकिन हम तुम्हारी नस्ल को ख़त्म कर डालेंगे। नत्थू खान ने गुस्से से कांपते हुए कहा। नत्थू खान, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मैं बतौर ज़मानत जा रहा हूँ। अगर आलमदाद ने गलत बात की है तो जो सज़ा तुम मुकर्रर करोगे हमें कबूल है, इस मरतबा सरदार मुरीद ने कहा। चलो चलते हैं, नत्थू खान ने कहा। थोड़ी देर बाद नत्थू खान, नज़र मोहम्मद अपनी बुरादरी के 3 और मुअज़्ज़िज़ीन के साथ सरदार मुरीद की जीप में शहर की तरफ जा रहा था। 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो लोग शहर के बाज़ार हुसन में पहुँच गए थे, जहाँ ASI मोहम्मद दीन बेचैनी से उनका मुंतज़िर था। इनायत भाई ने कोठे के नज़दीक वाक़े एक होटल की कैबिन में उसने सबको बिठा लिया। इससे पहले जब तक उसने कोठे पर हनीफ खान की मौजूदगी की तस्दीक नहीं कर दी, आलमदाद की जान में जान नहीं आई थी। नत्थू खान, ये इस इलाके के थानेदार साहब हैं, मेरे दोस्त हैं। तुम नज़र मोहम्मद के साथ बेफिक्र हो जाओ, मोहम्मद दीन तुम्हारी हिफाजत के लिए साथ जाएगा। तुम जानते हो कि हनीफ खान जवान आदमी है, उसका खून गर्म है। कहीं हमारी शक्ल देखकर उसे ये शक न हो जाए कि तुम्हें हम यहाँ लाए हैं और वो हमारी जान का दुश्मन बन जाए। हमारी एक और दरख्वास्त यही है कि यहाँ से वापसी का सफ़र तुम अपने बेटे के साथ अलहदा करना। हमारा साथ जाना ठीक नहीं, मेरा मतलब है मैं कमज़ोर आदमी हूँ, सामने नहीं आना चाहता। आलमदाद ने राजदारी से कहा। चलो जी चौधरी साहब। नत्थू खान ने आलमदाद की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उसका गुस्सा दीदनी था। हनीफ खान को इसके बाप ने सिवाय सरहद पार चोरी और स्मगलिंग के और कुछ न सिखाया था और ना ही चाहा था कि वो इसके अलावा कोई गंदा काम करे। उसे शराब के जिक्र से घिन आती थी। उसने अपनी बेटे को सारी ज़िंदगी एक ही सबक पढ़ाया था कि अगर इसने अपनी मर्दानगी कायम रखनी है तो उसे शराब और औरत से बचकर रहना होगा। वो अपने बेटे से कहा करता था कि मर्द के तनावर वजूद को ये दोनों चीज़ें घिन की तरह चाट जाती हैं। उसने अपने बेटे को अपने बदमाशों के कई वाक़यात सुनाकर साबित करने की कोशिश की थी कि जिस बदमाश से अंग्रेज़ की पुलिस भी तफ्तीश में कुछ नहीं उगलवा सकती थी, इसको किसी तरह शराब या औरत ने बुज़दिल बनाकर अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। लेकिन आज उसकी वाहिद उम्मीद उसका शेर जवान बेटा, उसके ख़ानदान की आबरू, हनीफ खान एक रंडी के पहलू में बैठा घटिया किस्म की शराब से दिल बहला रहा था। मोहम्मद दीन को पहली मरतबा अपने जुर्म की दुनिया के देरीना साथी हवालदार के सामने हजीमत उठानी पड़ी थी। वो तो जाने कब का तैश खाए बैठा था। इनायत भाई के एक पुराने मुलाजिम को अपनी मुट्ठी में लेकर उसने इस घर के सारे राज इकट्ठे कर लिए थे। वो जानता था कि ज़हरा भाई इस वक्त हनीफ खान को किस कमरे में लिए बैठी है। इनायत भाई उन 2 देहातियों को तो ना पहचान सकी जो मोहम्मद दीन के साथ धड़ाधड़ इसके कोठे पर चढ़ रहे थे, लेकिन ASI मोहम्मद दीन की शक्ल पर नज़र पड़ते ही इसका नशा हुरन होने लगा। इसने आज बहुत अरसे बाद हनीफ खान के पैसों से विलायती शराब की बोतल खरीदी थी और नदीदे बच्चों की तरह उस पर पल पड़ी थी। इस बात का तो उसे एहसास था कि उसे ASI मोहम्मद दीन को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, हालांकि उस बेचारी का इसमें कोई दोष नहीं था। एक मरतबा तो वो लर्ज कर रह गई, लेकिन ख़ानदानी तवाइफ थी। हौसला करते हुए उठ खड़ी हुई। आइए चौधरी साहब, हमारे धनबाग जो आप तशरीफ़ लाए। उसने अपनी रिवायती ज़ुबान बोलनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद दीन इसकी तरफ देखे बगैर इस बड़े से कमरे से गुजर कर उससे मुल्हिका छोटे कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। जैसे बज़ाहिर बाहर से कुंडी लगाकर इनायत भाई ने यह तासुर देने की कोशिश की थी कि अंदर कोई मौजूद नहीं है। मोहम्मद दीन ने दरवाजे की कुंडी को जैसे ही हाथ लगाया, अंदर मौजूद ज़हरा बाई का दिल धक से रह गया। क्या मुसीबत आ गई है? इसके मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले, दरवाज़ा ज़ोर से खुला और हनीफ खान को सामने अपने वालिद, मामू और एक रिश्तेदार की शक्लें दिखाई पड़ी तो इसके हाथ पांव घबराहट से फूल गए हो। नत्थू खान के लिए ज़िंदगी का यह सबसे बड़ा जांगसल और इंदोहनाक लम्हा था। उसने सारी ज़िंदगी मौत की आंखों में आंखें डालकर बसर की थी। सरहद के आर पार वो गोलियों की बारिश में से रेंग कर गुजर जाता था।
जिंदगी में दर्जनों मरतबा ऐसे मकामात आए जहां उसके और मौत के दरमियान चंद सानिये का फ़र्क ही रह गया था, लेकिन इस पर कभी एक लम्हे के लिए घबराहट या खौफ तारी नहीं हुआ था। उसने सारी ज़िंदगी शेर मर्दों की तरह गुजारी थी और अपने बेटे को भी इस नहिज पर पाला पोसा और जवान किया था। उसने अपने बेटे को लाशऊरी तौर पर इस बात का कायल करने की कोशिश की थी कि बुज़दिली की ज़िंदगी जीने से बहादुरी की मौत मर जाना कहीं ऐसा अमल है, लेकिन आज उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसके हाथों और पैरों से जान निकल गई हो। उम्र के इस हिस्से में भी इसकी तवानाइयाँ नाकाबिले चैलेंज थीं, लेकिन अब इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सदियों का मरीज हो रहा हो और किसी भी लम्हे इसका चिराग जिंदगी गुल होने वाला था। गुस्से और अफसोस से इसके मुंह से ढंग के अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे थे। उसे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त अपने बेटे को क्या कहे। हनीफे बाहर आ जा। इस लम्हे जब नज़र मोहम्मद ने हनीफ खान को गुस्सीली आवाज़ में कहा तो नत्थू खान को यूं महसूस हुआ जैसे इसके साले ने इसके दिमाग से मनो बोझ उतार दिया हो। मामा तू अब्बे को ले चल, मैं आता हूँ, हनीफ खान ने खुद को समेटते हुए कहा। हनीफे खड़ा हो जा। अचानक ही नत्थू खान गला फाड़ कर चिल्लाया और अपने बेटे को इसने आगे बढ़कर बालों से पकड़कर ऐसा झटका दिया कि वो सामने धरे सोफे पर जा गिरा। जाने इसकी आवाज़ में क्या रद कड़की थी कि ज़हरा बाई के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। इनायत बाई बिजली की तरह अपनी बेटी की तरफ लपकी, लेकिन नत्थू खान को वहाँ सिवाय हनीफ के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दोबारा इसे बालों से पकड़कर झटका देकर खड़ा किया और दीवाना वार इस पर पल पड़ा। ज़हरा बाई और इसकी माँ तो चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर भाग गई थी, जबकि नज़र मोहम्मद और मोहम्मद दीन के लिए नत्थू खान पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। नत्थू होश कर क्या सारे शहर को तमाशा दिखाएगा। बिलाखिर नज़र मोहम्मद ने जब इसे बाजू से पकड़कर झटका दिया तो नत्थू खान को होश आया। इसने अंदाज़ा कर लिया कि यह शहर का बाजार हुसन है। वाकई यहाँ किसी भी लम्हे तमाशा लग जाता। इसकी भलाई इसी में थी कि अपने बेटे के साथ यहाँ से निकल जाता। तो अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।